नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही राजस्थान में बहुत से लोगों को अचरज में तो डालती है, परेशान भी करती है क्योंकि जान-माल की क्षति होती है। लेकिन देश के विभिन्न कोनों में रहने वाले लोग जिन्होंने राजस्थान इज़ इक्वल्स टू रेगिस्तान समझा हुआ है, उन्हें तो बहुत ज़्यादा हैरान करती है। क्या? कि राजस्थान का मतलब तो हम कुछ ऐसी तस्वीरें देखे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत के टीले होंगे, लोग रेत के टीलों पर इस तरह ऊँट से घूम रहे होंगे। हमारे राजस्थान की जब चर्चा होती है तब तो अरे राजस्थान का मतलब रेगिस्तान, चलेंगे वहाँ पर सर्दियों में घूमने, बिल्कुल उस तरह की फीलिंग। और यहाँ पर थार का डेज़र्ट, ये वाली जो थॉट है, ये तमाम लोगों को अपनी तरफ सोचने के लिए विवश करती है कि राजस्थान है तो थार का डेज़र्ट होगा, डेज़र्ट है तो राजस्थान के लोग तो पानी के लिए भी मोहताज होते होंगे। जब राजस्थान के लिए देश का कोई भी व्यक्ति इस तरह की खबर सुन ले कि भाई इस राजस्थान में जहाँ 41 जिले हैं, उन जिलों में इन दिनों बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालात कैसे? आप तस्वीर देख करके हैरान होंगे। एक व्यक्ति घर की छत पर खड़ा है, यहाँ पर आपको बहता हुआ पानी बारिश के अंदर भी भरी हुई जो बस है, ये स्कूल है वो दिखाई दे रही है। लोग टापू पर चढ़े हैं ऐसा लग रहा है। मतलब ये एनडीआरएफ की बोट से रिकॉर्ड हुआ वीडियो है जिसमें घर के ऊपर किसी मतलब प्रेमाइसेस के ऊपर चढ़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। पानी के आलम को इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर मोइसा करके एक जगह है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्कूल पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पर एक जगह और देख रहे हैं जहाँ सड़क पर नाव चल रही है ना? ये क्षेत्र जितने भी दिख रहे हैं ये हाड़ौती क्षेत्र हैं। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, हालाँकि इसकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं करते, लेकिन अगर ये सत्य है तो ये बड़ा भीषण है। ऐसे में एक दृश्य जो रियल है वो ये कि ये राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला है जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से खेतों में पानी लबालब भरा हुआ है। इस हालात को देख कर के तो दिमाग में पहला प्रश्न यही आएगा कि यार मतलब ये तो प्रकृति ने बिल्कुल ही कयामत ही बरपा दी है। मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जहां रेत के धोरे हुआ करते थे, वहां पर अब इस तरह से पानी ही पानी है। तो आज मैं आपको ज्योग्राफिकली भी एक बात समझाऊंगा। खबर के हिसाब से तो हम इस बात का विश्लेषण करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस बात को भी समझेंगे कि आप हमारे राजस्थान को अंडर एस्टिमेट मत करिए। यहाँ पर तरह तरह की विचित्रताएं हैं। उनमें से जिस खबर को आज आप कर रहे हैं, बाढ़ की ये खबर, क्या नई खबर है या इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं? साथ ही साथ आज जो हालात बने हैं ये कितने भीषण हैं। इन वजह से हमारे देश में, हमारे राज्य के अंदर जनता को जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है और पहले भी जब-जब ऐसा हुआ है तो क्या हुआ है? सारी बातें करेंगे। और एक दृश्य जो इस समय जबरदस्त वायरल हो रहा है, ये सवाई माधोपुर का दृश्य है जिसमें 80 फीट के आसपास जमीन ही साफ हो गई। गहरा गड्ढा बन गया है। यहाँ पर आपको लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल वाटरफॉल जैसे हालात पैदा हो गए। आप इधर देखें, लगभग 80 फीट गहरा गड्ढा बन गया। पूरा-पूरा खेत ही गायब हो गया। खेत गायब हो गया, ये कोई मतलब मैदान था जहाँ पर अमरूदों की खेती वगैरह हो रही थी, पूरा खेत ही एकदम गायब। ये मतलब अगर पहाड़ी क्षेत्रों में हो गया होता तो इसको बड़ी लैंडस्लाइड कंसीडर करते, क्योंकि विचारणीय तथ्य है कि ये जो पानी के झरने बह रहे हैं, ये झरने अपने साथ में पानी को 80 फीट तक मिट्टी को बहाकर ले गए। इसके बगल में बने हुए घरों के अंदर आप विचार कीजिए कि किस तरह का भाव रहा होगा, उनके अंदर कितना भय रहा होगा कि ये जो दृश्य हुआ है ये कैसे है। बहुत से दृश्य यहाँ पर आप सवाई माधोपुर का एक दृश्य देख रहे हैं जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली पलटती दिख रही है, सड़कें टूटी दिख रही हैं और हालात ये हैं कि रेल का जो ट्रैक है वो पानी में है। पानी के चलते ट्रेनों को 4-4 घंटे तक डिले होना पड़ रहा है। मवेशियों को ले जाती हुई एनडीआरएफ की टीम आपको तस्वीरों में दिख रही। मतलब एक तरह से कई तरह की खबरों में एक चीज है कि राजस्थान में बाढ़ है और सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये कि रेगिस्तान में बाढ़ है। रेगिस्तान में बाढ़, राजस्थान में बाढ़ और ऐसी सारी खबरों को आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अचानक ऐसा हुआ कैसे, नंबर 1। नंबर 2, रेगिस्तान वाकई में जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है वहां था भी कभी या नहीं था, और इन क्षेत्रों में आज जिन बाढ़ की बात हो रही है, यहाँ पर प्रकृति ने ऐसा क्या देख लिया जो अचानक ऐसी स्थिति पैदा हुई। आज इन सारी बातों को हम करते हुए इस बात को एक तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? यहाँ पर आपके सामने कुछ हेडलाइंस हैं जो ये बताती हैं कि राजस्थान के अंदर लोगों के मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अखबारों की हेडलाइन बन रही है कि साहब जल प्रताप की स्थिति बन चुकी है। राजस्थान के अंदर मौसम विभाग ने तो अगले 3 दिनों में 8 जिलों में और भारी बारिश का अलर्ट दिया है, जिनके अंदर से भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक शामिल हैं और भारी बारिश होने की यहां पर चेतावनी दी गई है, जिसके चलते कई जगह स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। क्योंकि बारिश जब हो रही है तो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं घरों की, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने झालावाड़ में एक हादसा देखा कि स्कूल की एक पुराने प्रमाइसेस था जिसकी छत गिरने से उसके नीचे बैठे बच्चे मर जाते हैं। बड़ा राजस्थान के अंदर बड़ा भीषण मतलब हादसा कंसीडर हुआ।
ऐसे में अगर इन बारिश के तेज हालातों के चलते पुरानी जर्जर दीवारें या फिर कोई मतलब छत गिरती है, तो अगेन ऐसा हादसा ना हो, इसलिए जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, सामान्यतः स्कूल उनमें से सबसे प्रोन है, उनकी छुट्टी ही कर दी गई है ताकि इस तरह की स्थितियों से बचा जा सके। राजस्थान के अंदर उदयपुर की एक खबर आज ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कि खान के अंदर 4 लोग बच्चे बह गए। राजस्थान में खबर निकल कर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से उदयपुर में 4 बच्चों की, झालावाड़ के अंदर काली सिंध में लोग कार में घूमने आए थे, उनकी मौत हो गई, बिजली के गिरने से मौत हो गई, किसी के दीवार गिरने से मौत हो गई, मतलब मौत ही मौत। जल प्रलय और जल प्रलय के कारण जो दीवारें हैं वो उसकी वजह से दिक्कतों का होना, और तो और जो अभी मानसून जब से शुरू हुआ है तब से शायद 99 लोगों से ऊपर मौत हो चुकी हैं। स्कूलों के हालात जो हैं वो आपके सामने छुट्टियों के रूप में हेडलाइन बनते हुए दिख रहे हैं। 25 और 26 अगस्त को अवकाश की घोषणा कर दी गई है। 91 का डेटा चल रहा है 24 अगस्त तक का कि 91 लोग मर गए। ये नंबर बढ़ रहा है और ये तो वो है जो रिपोर्टेड है। तो जब से मानसून आया है 15 जून से लेकर के 24 अगस्त के बीच में अब तक 91 लोगों की जान जा चुकी है और 792 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, बचाया जा चुका है। मतलब जब वो लोग फंस गए थे तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ का जो फोर्स है उसने जाकर के लोगों को इस तरह बोट में निकाल निकाल कर बचाया है। रिकॉर्ड इस तरह से हैं कि 60 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कहीं तालाब चल रहे हैं, 5000 बीघा की जमीन पे फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। तो आइए अब समझते हैं आफ्टर ऑल ऐसा होता क्यों है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आज के सेशन में एक तरह से ना नॉलेज वाली क्लास के अंदर एंट्री करनी होगी। आप ज्योग्राफी सीखेंगे आज के इस सेशन में, थोड़ा बेसिक तरीके से समझेंगे। जब हम राजस्थान का मैप देखते हैं तो लगभग पतंग के आकार का हमें मैप दिखाई देता है। इस मैप के अंदर अगर हम दिशाओं का अध्ययन करें तो जब भी आपको पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान ये शब्द सुनने को मिले तो असल में वो मैप के अध्ययन का विधि है। और उस मैप के अध्ययन की विधि में राजस्थान में उत्तर की तरफ नॉर्थ, ऊपर की तरफ वाला हिस्सा नॉर्थ, राजस्थान में नहीं, इंडिया में भी यही तथ्य लागू होता है, वर्ल्ड में भी यही तथ्य लागू होता है, दुनिया में जहां भी जाएंगे तथ्य इसी तरह से पढ़े जाते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, कुछ इस तरह से ही पढ़ा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान का ईस्टर्न एरिया ये हुआ, सदर्न एरिया ये हुआ, साउथ वाला एरिया इस तरह से हुआ। राजस्थान के इस मैप को आपने जब देखा तो ये भारत में कैसे दिखता है, तो आप इस पूरे एरिया को एज इट इज भारत में उठाकर ले आइए। तो भारत के मैप में आप इसको फिर से पढ़ेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर हम जिलों के हिसाब से बात करें तो ये जो मेजर बड़े जिले हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये कौन सी दिशा में पड़ते चले जा रहे हैं, ये पश्चिम की तरफ पड़ते चले जा रहे हैं। और पूरब की तरफ, और अगर आप और ध्यान से देखें तो शायद आपको ना बहुत सारी स्थितियां इस मैप से ही समझ में आ जाएंगी, और वो ये कि अगर आप देखें तो पश्चिम और उत्तर इस तरफ के जिले आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब साइज में बड़े आकार के हैं। क्षेत्रफल जो दिखाई दे रहा है वो यहां पर बड़ा, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, आकार में बाड़मेर में ये मतलब क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। और आप इस तरफ चलते हुए देख रहे हैं, अर्थात आप अगर पूर्व की तरफ देखें और दक्षिण की तरफ देखें तो यहां पर क्षेत्रफल जिलों का धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है, औसत अगर हम निकालें। दूसरा, ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड दिखाई दे रहे हैं, मतलब स्पेस वर्सेस यहां पर अगर देखें तो एक परिवर्तन दिख रहा है। ये जो अंतर है ना, असल में ये ज्योग्राफी की वजह से है, यहाँ के भूगोल की वजह से है। भूगोल की वजह से कहानी क्या है कि राजस्थान के इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां पर आप ये सब देख रहे हैं, इधर बीच में से होकर के ना यूं करके आप समझिए तो एक पर्वत जाता है, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, जो यहां से होते हुए और इवन थोड़ा सा और मैं इसको इस तरफ से घुमा दूं तो यह थोड़ा सा इस तरह से जा रही है। ठीक है, मतलब अगर दिशाओं के हिसाब से बात करूं तो साउथ वेस्ट से होकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक पर्वत श्रृंखला है जो यूं जाती है। अब इस पर्वत श्रृंखला को हम इस मैप में लेकर के चलते हैं, साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हुई एक पर्वत श्रृंखला यूं। ठीक है, यहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब मैं इस अरावली पर्वत श्रृंखला को अगर आपके सामने इस मैप में दिखाऊं तो थोड़ा और नीचे की तरफ अगर आप चलें तो आपको इस तरफ जहां गुजरात दिखाई दे रहा है, ये रहा गुजरात, इस गुजरात से भी थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें तो पानी दिखाई देने लगेगा, समुद्र दिखाई देने लगेगा। ये कौन सा समुद्र है साहब? ये है अरब सागर। अरब सागर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और अरब सागर से गुजरात, अरब सागर से मध्य प्रदेश,
अरब सागर से राजस्थान, ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है, आपको अरब सागर से इस तरफ दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझने की आवश्यकता क्या है कि यहां से आगे की जो पूरी कहानी है, ये आप पूछेंगे कि सर ये खबरों के अंदर आप ज्योग्राफी कहां से पढ़ाने लगे? कारण तो समझना जरूरी है कि अल्टीमेटली हमारे राजस्थान में जहां लोगों ने रेगिस्तान समझा हुआ है, वो कौन सा क्षेत्र है जहां रेगिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है, जहां बाढ़ की खबरें आ रही हैं। खबरों से मेरा सेंस क्या है, आज जिन न्यूज में आप खबरों को देख रहे हैं, वो यहां से आई हुई है, कोटा से, बाड़ा से, झालावाड़ से। वो जो हादसा सुना था वो आपने झालावाड़ में सुना था। ऐसे ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, आज जिनमें सबसे ज्यादा चेतावनी दी गई है, उनके अंदर टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, जहां 80 फीट जमीन मिट्टी कट गई है, ये वो पूरे क्षेत्र हैं जिनके अंदर ये तरह की टेंशन दी गई है। इधर टोंक, जयपुर, ये क्षेत्र, और धीरे धीरे फिर आप और आगे चलते चले जाएंगे तो इस दिशा में आप देखेंगे तो आप क्या पा रहे हैं, जहां बारिश की चेतावनी है वो अरावली के पूरब और दक्षिण के क्षेत्र में बसे हुए जिले हैं। इन जिलों के अंदर बारिश की चेतावनी दी जा रही है। एक तरह से अगर आप इस बात को, अगर आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी नहीं भी हैं, तो भी अगर आप समझें तो आप ये चीज पाएंगे कि जिस तरफ पर्वत से अरब सागर वाली साइड है, उस तरफ बाढ़ के हालात की सूचना सुनने को मिल रही है। ऐसा क्यों होता है, अब यह बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आप सभी को मानसून के बारे में तो जानकारी है ही। मानसून का शाब्दिक अर्थ है सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर, मतलब कि हवा का समय के साथ, ऋतुओं के साथ बदल जाना। तो मानसून में असल में हो क्या रहा है कि जो हमारी जल वाष्प आ रही है अरब सागर से उठ करके, जो कि कम नमी के कारण या कम दाब के कारण लैंड की तरफ चलकर आ रही है। क्यों होता है ऐसा, ये भी थोड़ी सी ज्योग्राफी में समझ लेते हैं। पानी और जमीन की अगर एक साथ तुलना की जाए कि ज्यादा जल्दी कौन गर्म होता है, तो जमीन पर हवा जो है वो जल्दी गर्म होती है। पानी के ऊपर की हवा थोड़ा लेट गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वेपर को पूरी तरह से अपनी अवस्था परिवर्तित करनी होती है। वेपर बनने के लिए जल से गैस में बदलना है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन की एक लेटेंट ऊष्मा है, जो ऊष्मा परिवर्तन के लिए समय लेती है। लेकिन जमीन के ऊपर की हवा को बस गर्म होकर ऊपर उठना होता है। तो होता यह है कि जब गर्मियां चल रही होती हैं, गर्मियों में उत्तर भारत के अंदर जो हवा है वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। हवा उठ गई, ऊपर हवा जब उठी और धीरे धीरे क्षोभ मंडल की तरफ बढ़ने लगती है, पानी के ऊपर की जो हवा है, जो कि अभी उठने में देरी कर रही है क्योंकि उसको समय लग रहा है गर्म होकर के ऊपर लिफ्ट होने में, वो अपने आप को बड़ा भारी महसूस करती है। और हवा का सिद्धांत क्या है कि ये उच्च ताप से, यानी कि उच्च दाब से, प्रेशर से निम्न दाब की तरफ, यानी कि लो प्रेशर की तरफ बहने लगती है। इसको ऐसे आसान करते हैं, आप अगर किसी कमरे के कोने में परफ्यूम की एक बोतल से या डिओड्रेंट को अगर आप पुश करें, तो वो खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में सूंघने को मिलती है। क्यों? भले ही आपने एक कोने में उसको छिड़का हो, पूरे कमरे में उसके जाने का बड़ा रीजन होता है कि जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, ज्यादा सांद्रता थी, वहां से कम सांद्रता की तरफ फैलना शुरू हो गई है। एग्जैक्टली ऐसे ही समुद्र के अंदर जो हवा थी वो उच्च दाब वाली थी। उच्च दाब वाली उस जल वाष्प ने लैंड के क्षेत्र में जहां निम्न दाब का क्षेत्र बना देखा, वो उस तरफ दौड़ने लगती है। और जब वो इस तरफ दौड़ने लगती है, तो ये एक तरह से समझा जाए तो कहां से कहां दौड़ रही है। अगर आप दिशाओं को पकड़ें तो ये वेस्ट है और ये साउथ है। साउथ वेस्ट की दिशा से अरब सागर पर बनी हुई जो हवाएं हैं वो दौड़ने लगती हैं, और इसी को ही आप साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। चूंकि ये सीजनल है, सीजनल क्यों हो रहा है, इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क यही है क्योंकि ये गर्मी के कारण हो रहा है। अब गर्मी चूंकि हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए बारिश भी हमेशा नहीं रहेगी। गर्मी के बाद ही बारिश क्यों आती है, संभवतया इसका रीजन फिलहाल इस सेशन में क्लियर हुआ हो। जब मैंने ये बात आपसे कही कि साउथ वेस्ट से चलकर आ रही हवा इस तरफ तेजी से उठकर आई है, तो यहां बैठे हुए भाई साहब जो अरावली पर्वत हैं, ये अपने आप को उस हवा के समानांतर रख देते हैं। समानांतर रख देते हैं मतलब अगर ये यूं खड़े हो गए होते रास्ता रोक करके, तब तो आप ये समझिए कि यहां पर बाढ़ के हालात बहुत पहले ही बन जाते। लेकिन साउथ वेस्ट मानसून के समानांतर मिले अरावली पर्वत ने उन हवाओं को अपने किनारे किनारे चलने दिया, और यही कारण है
ये साउथ वेस्ट मानसून से निकलते निकलते हिमालय तक पहुंचते हैं। आप जब हिमालय के अंदर बाढ़ की स्थिति देखते हैं या फिर जब तीव्र तीव्र वर्षा देखते हैं, असल में ये पूरी की पूरी पवनें जाकर हिमालय पर टकराती हैं और इन क्षेत्रों में बारिश करती हैं और ज्यादा ऊपर उठ जाती हैं, तो बर्फ गिराती हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग 144 मीटर पानी जब उठता है ऊपर, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो इस तरह से जब ये उठ करके ऊपर हिमालय की 8,000 किलोमीटर 8,000 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तो ठंडे हो जाते हैं और बर्फ बन के गिरने लगते हैं। खैर, फिलहाल के लिए जब ये इस क्षेत्र से होकर निकल रही थी, तो यहां पर इस पूरे क्षेत्र से इसे यदि निम्न दाब का क्षेत्र लगा हो, और दूसरा, चूंकि यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये पर्टिकुलर क्षेत्र, ये हाड़ौती का क्षेत्र है। हाड़ौती में क्या है? पठारी क्षेत्र है, पठार, प्लेटू है। तो ये जो प्लाटू है ना, इस प्लेटू के जब हवा नजदीक पहुंचती है, तो हवा को ऊपर उठना होता है। यानी कि ये क्षेत्र तुलनात्मक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों से बना हुआ क्षेत्र है। तो जब यहां पहुंचती है, तो हवा हल्की हल्की ऊपर उठती है, क्योंकि इतना पानी लेकर आ रही है और ऊपर उसे उठना है। ऊपर उठती हुई हवा फिर से कंडेंस होने लगती है, और जब कंडेंस होने लगती है, तो बारिश की बूंदें सघन होकर के गिरने लगती हैं। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र का जो पठारी हिस्सा है, उस पर आई हुई ये जो पवनें हैं, ये तीव्र हवा को ऊपर उठता हुआ देखकर संघनित होने लगती हैं, और संघनित हवा यहां पर गिरने लगती है बारिश बन करके। तो ये पूरा पूरा क्षेत्र जिसको आप बारिश के रूप में फिलहाल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके पीछे असल मायने में हमारी ज्योग्राफी जिम्मेदार है, हमारा भूगोल जिम्मेदार है। जिसे आप जलवायु परिवर्तन कह के सुर्खियां बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बकायदा राजस्थान का तो क्लाइमेट ही ऐसे बटा हुआ है। राजस्थान के क्लाइमेट को उठाकर अगर आप देखेंगे, तो इस अरावली पर्वत से पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ हमारी बारिश बहुत कम होती है। 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है पश्चिमी राजस्थान में। कई जगह तो ऐसी है, जैसे सम, जहां पर बारिश कभी कभार देखने को मिली है ना। ऐसे ही अगर आप थोड़ा और देखें, तो 20 से 40। वहीं जब आप इस तरफ आते हुए देखते हैं, यानी कि हम फिर से दिशाओं की अगर बात करें, तो इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ साउथ, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप देखें, तो यहां पर आप देखिए, ये जो बना हुआ रंग है, ये बताता है कि यहां पर औसत बारिश 80 से 120 सेंटीमीटर है। मतलब ये इतनी बारिश है कि इसकी वजह से यहां पर जो वनस्पति पैदा होती है, वो सदाबहार वनस्पति पैदा होने लगती है। आप समझिए, राजस्थान का ये वो क्षेत्र है जहां चावल की खेती हो सकती है। चावल बोले तो जहां पर पानी ज्यादा जरूरी होता है। आप बूंदी में चावल की खेती होते हुए देख सकते हैं। बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों में आप चावल की खेती देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बारिश बहुत आती है। तो उम्मीद है कि आपको एक तो ये लॉजिक समझ में आया हो कि यहां पर बारिश के पीछे का रीजन क्या है, क्यों इस क्षेत्र में इतनी बारिश आ रही है। तो जब भी कोई व्यक्ति राजस्थान को समझे, तो यह समझे कि राजस्थान पूरा रेगिस्तान नहीं है। राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर सदाबहार, यानी कि बारिश की वजह से उगने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो वो हमारा हाड़ौती क्षेत्र है, या फिर हमारा ये प्रतापगढ़ डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र वागड़ है, ये पाया जाता है। ठीक है साहब। अच्छा, अब आप कहेंगे, सर जब इतनी ही बारिश हो रही है, तो बारिश का पानी कुछ पैदा नहीं करता क्या? करता है ना, पानी लाता है, बहुत सारा पानी लाता है। और यही कारण है कि लैंड ऑफ चंबल के नाम से कोटा जाना जाता है। असल मायने में यह हाड़ौती जो क्षेत्र है, यहां की ही कई प्रमुख नदियां निकल करके इस पूरे क्षेत्र से पानी इकट्ठा करती हैं। अगर पूछा जाए राजस्थान की वो कौन सी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, या पूरे साल पानी पाया जाता है, तो आप चंबल का नाम गिना पाते हैं। रीजन, क्योंकि अल्टीमेटली यहां इतनी बारिश हुई है, सदाबहार नदी है, सदाबहार पानी है, तो पेरिनियल रिवर है राजस्थान की चंबल। हालांकि उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि साल भर बारिश हो रही है। डैम बना बना के राजस्थान, मतलब रास्ते में चंबल के उस पानी को रोक रोक करके रखा जाता है, तो पूरे साल उसमें पानी रहता है। लेकिन पानी आने की जो वजह है, संभवतः वो समझ में आ जाए। तो जब मानसून आता है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर के बीच में, इस कालखंड में यहां पर बारिश, और बारिश का जो मेजर रीजन है वो अरब सागर बनता है, और इसकी वजह से ही यहां पर इस तरह से तेज बारिश होती हुई दिखाई देती है। तो उम्मीद है अब आपको अरावली और उसकी वजह से होती हुई बारिश दिखाई दे गई होगी, और यह भौगोलिक कारण समझ में आ गया होगा। यही कारण है कि चंबल और चंबल की सहायक नदियों में अक्सर न्यूज पानी की निकलकर आती है। यहां पर बांध की खबर बनकर आती है, चादर चलने की बांध निकलकर खबर आती है कि यहां पर इतना पानी है। यहां पर देख सकते हैं चंबल पार्वती रिवर ट्रिगर फ्लड, ये खबर आपको देखने को राजस्थान में मिलती है। तो राजस्थान में जब जब बाढ़ आए, तो समझिएगा कि यह बात हो रही है अरावली से पूर्व या दक्षिण के हिस्से की, उसके उत्तर से, मतलब उसके उत्तर या फिर पश्चिम की तरफ अगर बात करी जाए,
अगर वहां ऐसी स्थिति बन रही है तो वो वाकई में बड़ी खबर है। यहां तो टाइप से होना ही था, वो वाली बात है। अब आप पूछेंगे होना ही था, ये तो आपने ऐसे कह दिया कि आप तो मानकर चल रहे थे ऐसा होना था। नहीं, अब इसमें एक तथ्य और ऐड करता हूं, और वो क्या है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये निश्चित ही भयानक तस्वीर है। सवाई माधोपुर में जो ये हुआ, ये भयानक है, डरावना है। डरावना क्यों है? क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि यहां पर हो सकता है किसी का घर होता या फिर कोई जान माल की क्षति हो गई होती, तो एक भीषण हादसा कंसिडर होता। लेकिन ये घटना बहुत कॉमन रूप से इस क्षेत्र में देखी गई है, जमीन घटने की नहीं, बाढ़ आने की। जैसे मैं आपको ये 2023 की कटिंग दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख रहे हैं कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गहलोत ने वहां जाकर के क्षेत्रों का मुआयना किया। ऐसे ही आप यहां पर 2022 की खबर देख रहे हैं, फिर से बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के अंदर अशोक गहलोत जी ने दौरा किया और वहां पर लोगों को निकाला गया। आप यहां पर कटिंग देख रहे हैं 2019 की, कि यहां पर सीएम ने जाकर के हाड़ौती क्षेत्र के अंदर बाढ़ से मची तबाही को जाकर के देखा, एरियल सर्वे करके। ऐसे ही ये वसुंधरा जी के समय 2019 का वीडियो है, जिसमें वसुंधरा जी के हेलीकॉप्टर से नीचे का दृश्य दिखाई दे रहा है कि नीचे बाढ़ के हालात कैसे बने हुए हैं। अर्थात ये स्थिति हमेशा रही है। इस क्षेत्र में पानी आता है, पानी चूंकि क्षेत्र पथरीला है, पहाड़ी का इलाका है, पठार क्षेत्र है, और यहां पर जो जमीन है ना, वो बड़ी ही बैडलैंड टोपोग्राफी है। मतलब चंबल के जो बीहड़ हैं, उनमें पानी आने के बाद में वो मिट्टी को काटते ही हैं। अगर आप चंबल के बीहड़ों को अगर देखेंगे, तो वो असल में पानी के साथ बहने वाली मिट्टी के चलते बहुत गहरे गहरे इरोजन कर देते हैं, मृदा को छीन देते हैं, अपर्दन कर देते हैं, जिसे गुली इरोजन कहते हैं। जिसकी वजह से आप मृदा को बहुत ही खराब तरीके से देखते हैं। इसलिए चंबल के बीहड़ अपने आप में चर्चा में रहते हैं, और उन्हीं चंबल के बीहड़ों में आप सवाई माधोपुर हो, धौलपुर हो, इन सभी जगहों को जानते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आए कि जिन जगहों पर फिलहाल चर्चा हो रही है, चाहे पहले चर्चा रही है, वो सभी चर्चा हाड़ौती क्षेत्र में या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में रही है। उनके पीछे का मैंने रीजन बताया। तो उम्मीद है कि आपको बाढ़ में अचानक कोई प्रकृति की नाराजगी नजर ना आए, बल्कि ये नजर आए कि इन क्षेत्रों में ऐसा होता है। अब कर क्या सकते हैं? जब होता ही है, तो हम इसके लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जैसे हम बेहतर तैयारी के नाम पर क्या कर सकते हैं ना, ये एक अच्छा हमारे राजस्थानियों के दिमाग में आने वाला सवाल होना चाहिए कि जब पता ही है कि ऐसा होता है तो क्या करें। सबसे पहला, इन क्षेत्रों में प्रॉपर जल का प्रबंधन पहले से ही किया जाना चाहिए। जैसे नदियों के रास्तों में कोई भी व्यवधान ना हो। जिन रास्तों से नदियां गुजरती हैं, वहां पर पुलों की मरम्मत बारिश के सीजन से पहले कर दी जाए। इन पर्टिकुलर क्षेत्र में 8-10 जिले कुल मिलाकर हैं, 15 जिले पकड़ लीजिए। इन क्षेत्रों के अंदर बारिश के सीजन आने से पहले सरकारी संरचनाओं का प्रॉपर मुआयना कराया जाए। मतलब सरकारी स्कूल, अस्पताल, दीवारें, पुरानी इमारतें, उन सबका मुआयना, सर्वे कराया जाए, ताकि हादसों की संख्या को घटाया जा सके। और क्या किया जा सकता है? इन सभी क्षेत्रों के पानी को संगठित संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। पानी को संरक्षित करके भविष्य में इसी पानी से राज्य के बाकी क्षेत्रों में जल का प्रबंधन किया जाए। जब हम सुनते हैं ना, पार्वती काली सिंध परियोजना चलने की तैयारी हो रही है, ईआरसीपी के बारे में हम सुनते हैं, ये सब तरीके क्या हैं? इस बारिश के पानी को ही तो साल भर यूज करने की बातें हैं। तो बेहतर जल प्रबंधन हो, हादसे से बचने की तैयारियां, चूंकि ये हर साल होना है, हर साल बाढ़ के हालात बनते हैं, तो उसको रोकने। अब आप कहेंगे जल कटाव हो गया, इसका क्या कर लोगे? देखिए, जल कटाव का जो सबसे बड़ा रीजन माना गया है ना, वो है मिट्टी का पकड़ में ना रहना। मिट्टी पकड़ में रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए आवश्यक है कि आप पौधे बहुत मजबूती से लगाएं। ऐसे पौधे लगाएं, ऐसे वृक्ष लगाएं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हों। चाहे हिमालय हो, चाहे जमीनी मैदान क्षेत्र हो, हर जगह ये कॉमन दिक्कत है कि वृक्ष होंगे तो जमीन की पकड़ मजबूत होगी, और जब जमीन की पकड़ मजबूत होगी, तो मृदा अपरदन से बचा जा सकेगा। बारिश होना अच्छा है, लेकिन अगर हम समय रहते प्रबंधन कर लें, तो बारिश में इस तरह की सुर्खियां कि झालावाड़ में इतने बच्चे मासूमों की जान चली गई, या फिर मानसून सीजन में 100 से अधिक जानें चली गई, एनडीआरएफ इतने लोगों को बचा रहा है, तो ये सब प्रबंधन पहले से किए जा सकते हैं। अगले साल के लिए अभी से अनुभव जोड़कर अगर किया जाए, तो हम बहुत अच्छे प्रबंधन का नमूना दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। राजस्थान की जो इमेज रेगिस्तान के नाम पर है कि यहां तो सब केवल सूखा है, हम उसे बदल सकते हैं। बदल करके हम उसे एज ए टूरिज्म के रूप में डेवलप कर सकते हैं। हम इनवाइट कर सकते हैं इन क्षेत्रों में। मैं आपको बताऊं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ क्षेत्रों के अगर आप वाकई में सीन देखें, तो केरला की बहुत सी जगह आपको छोटी लगने लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब दक्षिण भारत में कहीं ऐसी जगह आ गए हैं जो वेस्टर्न घाट पर है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हमारे राजस्थान के दक्षिण राजस्थान वाले क्षेत्र में है, पर मुसीबत क्या है? वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है। अगर जयपुर से कोई व्यक्ति बांसवाड़ा जाकर के घूमने जाना चाहता है, अगर कनेक्टिविटी विकसित भी हो गई, तो होटल नहीं,
पर्यटन के लिए इतने स्कोप हैं कि वहां पर अगर कोई बढ़िया 5 स्टार होटल्स अपना प्रमोशन करके पहुंचे, राज्य सरकार फैसिलिटेट करे, उन टापुओं के बीच में, माही बैराज के बीच में, 80-80 टापुओं के जो क्षेत्र हैं उनके बीच में ऐसी जगह एलोकेट की जाए ताकि आदिवासी क्षेत्रों में, चूंकि वो क्षेत्र पूरी तरह से अभी भी पिछड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों के अंदर लोगों को भी रोजगार मिले और राजस्थान का एक नया फ्लेवर जो है ना वो दुनिया को देखने को मिले। लोग अभी घूमने के नाम पर उदयपुर क्यों जाते हैं? तो उन्हें एक बढ़िया होटल मिल गई और साथ में उनको कुछ और एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी करने के नाम पर एक आध जगह फोर्ट वगैरह घूमने की जगह मिल जाती है और फ्लाइट से सीधी कनेक्टिविटी। तो बांसवाड़ा जैसी जगह को अगर इस तरह से डेवलप किया जाए कि वहां पर टूरिज्म भी बेहतर हो, होटल की कनेक्टिविटी हो, फ्लाइट कनेक्टिविटी हो, विकसित किया जा सकता है। राज्य सरकार अगर चाहे तो उस क्षेत्र के अंदर इस तरह का विकास, क्योंकि बहुत अल्टीमेट है। आज आप राजस्थान छोड़िए, दिल्ली के लोगों को भटकते हुए देख रहे हैं, जा रहे हैं पहाड़ों पे, हिमाचल पकड़ के बैठे हैं, उत्तराखंड पकड़ के बैठे हैं, ओवर क्राउडेड हो रखा है। और आप यहां जाके देखेंगे तो आपको अचानक ऐसा लगेगा कि बस स्वर्ग यही है, बस प्रमोशन नहीं है। आपको आवश्यकता है इस तरह से खुद भी विचार करने की, और मेरा समस्त राजस्थानियों से यह निवेदन है, आप अपने जगह के ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। आप जाकर अगर आप मेरी इंस्टा वगैरह चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं अलवर का बहुत प्रचार करता हूं। मैं अलवर की पहाड़ी पर जाकर के वहां के वीडियोस डालना, ये करना, सो दैट कि पता तो चले ना कि राजस्थान असल में क्या है। तो हम सब लोग, चूंकि टूरिज्म हमारे लिए बहुत अच्छे कमाई का साधन हो सकता है और नेचुरल रूप से लोग अगर आएंगे जाएंगे तो देश में, राज्य में पैसा आएगा और उससे राजस्थान का गौरव समृद्धशाली होगा, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ट्विटर पर भी रख सकते हैं। ट्विटर पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर आपको इसी तरह का विश्लेषण भविष्य में और मिलेंगे। बाकी आप क्या सुनना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। थैंक यू सो मच।